Hello dear students and learner, welcome to Civil Centric and my name is मोहम्मद शाहनवाज अहमद। और अब हम लोग अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में लास्ट जहाँ पर छोड़ा था उसी के आगे चलते हैं। तो देखिए लास्ट हम लोगों ने इस पर बात की थी कि देखिए वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक बनेगा अगर केवल दो लेयर, कोई लेयर ए और बी, जैसे सपोज दैट ये लेयर ए है, ये लेयर बी है और इसको हमने चूज कर लिया, तो इन दोनों लेयर के बीच का जो गैप है वो dy है। दोनों में इसकी वेलोसिटी u है, इसकी du प्लस du है। ये सारी चीजें हम लोगों ने ड्रॉ कर ली थी, ठीक है। तो देखिए अब अगर हम लोग बात करें कि इसमें अगर हम लोग देखें कि ये डी थीटा क्या है, तो डी थीटा जो था वो बेसिकली क्या था, वेरी वेरी स्मॉल एंगुलर डिफॉर्मेशन है। डी थीटा क्या है, वेरी स्मॉल एंगुलर डिफॉर्मेशन। ये क्या है, एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए हम लोग ऐसा करते हैं यहां पर कि tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि देखो हम लोगों को कहीं ना कहीं स्लोप निकालना है, कितना डिफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग tan थीटा को फाइंड करते हैं, दैट इज tan d थीटा, तो tan d थीटा होगा आपको p बाई बी, p होगा du dt और b हो गया आपका dy। लेकिन फॉर वेरी वेरी स्मॉल d थीटा, tan d थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो हम क्यों ना इसको d थीटा इज इक्वल टू du इंटू dt अपॉन dy लिख दें। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि d थीटा बाई dt को एक साथ रख देते हैं, विच इज इक्वल टू आ रहा है किसके, du बाई dy के, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर बेसिकली आपको ये जो टर्म आया ये क्या है, इसको हम लोग कहेंगे दिस इज shear स्ट्रेन रेट। ये मेरा क्या है, shear स्ट्रेन रेट है, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, यही मेरा क्या है, एंगुलर डिफॉर्मेशन रेट है, ठीक है, एंगुलर डिफॉर्मेशन रेट, या फिर आप सिंपल डिफॉर्मेशन रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। जबकि ये du बटा dy जो है ये क्या है, दिस इज माय वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो आपको क्या पता चला कि इसको आप अगर इक्वेशन 1 कह दो तो आपको एक बात पता चली कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है वो shear स्ट्रेन रेट के क्या होता है, इक्वल ही होता है, ठीक है। और दूसरी चीज कि ये तब होगा जब आप क्या कर रहे हो कि गैप बिटवीन देम इज वेरी वेरी स्मॉल ले रहे हो। तो फॉर वेरी स्मॉल गैप, पहली बात तो ये कि अगर गैप बहुत ज्यादा कम लिया गया है तो वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा ज्यूम हो जाएगा, लीनियर। या तो क्वेश्चन में लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल लिखा जाए या बहुत ही स्मॉल गैप कहा जाए, तभी हम लोग du बाई dy इज इक्वल टू d थीटा बाई dt अज्यूम करेंगे, अदरवाइज ये नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है। यहां पर du क्या था, ये जो du है ये मेरा है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी है या चेंज इन वेलोसिटी है उन लेयर्स के बीच में, और dy क्या है, गैप बिटवीन देम है, ठीक है। ये मीटर में होना चाहिए और ये आपको मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सिंपल कहां, जो न्यूटन साहब ने अपना एक एक्सपेरिमेंट बताया था आपको, जिसका नाम था न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट, जो हमने शुरू में बताया था।
वहीं पर न्यूटन साहब ने जो रिलेशन दिया था उसी को कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं किस पर, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने अपने लॉ में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि shear stress is directly proportional to the rate of shear strain। ठीक है, उन्होंने कहा था according to Newton's law of viscosity shear stress is directly proportional to the shear strain rate और deformation rate। तो इनके हिसाब से था ये कि shear stress is directly proportional to d theta by dt, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल या स्मॉल गैप डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू दी वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, डी यू बाई डी वाई। तो क्यों ना हम लोग इसको यूज कर ले यहां पर, तो हम कह सकते हैं कि shear stress डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। और अगर अब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। और ये जो यहां पर म्यू आया है, ये म्यू क्या है, दिस इज योर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे, या फिर इसी को हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, या फिर इसी को आप एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ठीक है, फिलहाल के लिए यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, जब अभी आगे देखेंगे तो पता चलेगा कि इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहेंगे। क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर जो आया है, ये जो आया है दिस इज कॉल्ड, ये जो shear stress इज इक्वल टू हमने लाया है, shear stress इज इक्वल टू हम लोगों ने लाया है म्यू डी यू बटा डी वाई, म्यू डी यू बटा डी वाई, यही मेरा क्या है, दिस इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसी को हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये वैलिड केवल किसके लिए होगा, वैलिड only for Newtonian fluid or fluid having linear velocity profile। जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन ना कर दे कि वेलोसिटी प्रोफाइल इज लीनियर, या फिर मेंशन कर दे कि न्यूटोनियन फ्लूइड है, या फिर ये मेंशन कर दे कि द गैप बिटवीन द लेयर इज वेरी वेरी स्मॉल, तभी हम लोग इसको यूज करते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं कि इसको कहीं भी यूज कर लेना है। ठीक है, क्लियर है। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब यहीं पर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपको ये टाउ क्या है, shear स्ट्रेस है, ये है आपका shear स्ट्रेस। ठीक है, और ये हमेशा किस में होगा, या तो पास्कल में होगा या फिर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो। बाकी डी यू और डी वाई क्या है ये तो आपको पता ही है। ठीक है, क्लियर है। चलिए,
अब हम लोग बात करते हैं कि यहीं से अगर हम म्यू की वैल्यू निकालें तो म्यू बराबर क्या होगा, शियर स्ट्रेस अपॉन डी यू बाई डी वाई। ठीक है, तो आपको जो म्यू है इसकी वैल्यू ये निकलेगी, दैट इज कि अगर हम इसका एस आई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी निकाल दें, सपोज दैट अगर हम इसकी यूनिट को अगर हम लोग निकालें सपोज दैट, तो यूनिट क्या होगी, देखिए यहां से शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और डी क्या है, दिस इज योर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड डी वाई ऊपर चला जाएगा, यह है गैप, दैट इज ये है आपका मीटर, डिस्टेंस है, मीटर से मीटर कैंसिल आउट किया, क्या मिला आपको, इसकी जो यूनिट मिली वो मिली न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहली चीज ये पता चली कि एस आई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल सेकेंड भी तो लिख सकते हैं। तो हम लोगों को मिला कि एस आई यूनिट कितना होगा, एस आई यूनिट ऑफ म्यू इज या तो पास्कल सेकेंड लिखेंगे या फिर हम लोग न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे। चलिए पहला पॉइंट हो गया ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहीं से अगर हम इसका क्या निकालें, एम के एस यूनिट निकालें, एम के एस यूनिट अगर निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मास एंड केजी वगैरह के टर्म्स में लिखेंगे। तो न्यूटन का मतलब क्या है, फोर्स है, तो न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं, हम न्यूटन को लिख सकते हैं यानी फोर्स, फोर्स का मतलब है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का मतलब हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल, मीटर से एक मीटर कैंसिल। ठीक है, क्या बचा, तो एम के एस यूनिट आया केजी अपॉन मीटर इनटू सेकंड। तो आपको क्या पता चला, क्योंकि इसकी यूनिट में केजी आ रहा है, दैट्स वाई म्यू इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक विस्कोसिटी। समझ में आ गया, यही रीजन है कि इसको हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। बट अदरवाइज अगर हम लोग बात करें एक्चुअल में विस्कोसिटी या फिर सिंपल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो वो म्यू ही होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब देखिए म्यू क्या है, आपका डायनेमिक विस्कोसिटी है। जब म्यू आपका डायनेमिक विस्कोसिटी है तो इसके लिए हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट ये पता चला कि आपको इसकी एस आई यूनिट यानी कि 1 पास्कल सेकंड लिखो, चाहे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड लिखो, या फिर आप 1 केजी पर मीटर सेकंड लिखो, सब आपस में बराबर होता है, तो आपको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी न्यूमेरिकल में जब भी ऐसा दे। लेकिन अगर इसका हम लोग सीजीएस यूनिट निकालें तो सीजीएस यूनिट जो होगी विस्कोसिटी की, यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी जो होगी वो क्या होगी, इसको अगर हम सीजीएस में देखते हैं तो देखिए न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होगा मेरा, डाइन, सेकंड को हम सेकंड लिखेंगे और मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। एक तो तरीका है ऐसे लिख दो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम इसको सीजीएस में लिखना चाहते हैं तो हम इसको ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड भी तो लिख सकते हैं। तो सीजीएस यूनिट में म्यू जो होता है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या ये लिखो, और इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं, ये कहो या ये कहो, उसी को हम लोग पॉइस कहते हैं। दैट इज 1 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड इज इक्वल टू 1 पॉइस। तो आपसे अगर पूछा जाए कि डायनेमिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट बताइए, ऑप्शन में पॉइस दिया जा सकता है, ऑप्शन में ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड दिया जा सकता है, ऑप्शन में डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है इन तीनों में से। ठीक है,
तो आपको देखो मैंने अभी क्या बताया कि डायनेमिक विस्कोसिटी में इन तीनों में से कोई भी दिया जाए यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होगी न्यूमेरिकल में, लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने इसके टर्म्स में दे दिया तो आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको सीजीएस से एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी वही सीखेंगे कि हम लोग हाउ टू कन्वर्ट सीजीएस से एसआई यूनिट में। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर मान लीजिए आपको सीजीएस से करना है कन्वर्ट, तो आप 1 पॉइस है, एंड 1 पॉइस का क्या मतलब था, 1 पॉइस का मतलब था, देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, इसको समझिए, ये है ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, ये है मेरा 1 पॉइस। इसको कन्वर्ट किस में करना है, केजी पर मीटर सेकंड में। अगर हमने कर लिया तो ये एसआई में तो कन्वर्ट हो ही गया। ठीक है, तो आपको ग्राम को केजी बनाना है, छोटे यूनिट को बड़ा यूनिट बनाना है। मैंने क्या बताया था, आप उसको डिवाइड कर दो, किससे, 1000 से, दोनों के बीच के डिफरेंस से। छोटे को बड़ा बनाना है, डिवीजन मारो। ठीक है, अब नीचे है सेंटीमीटर, लेकिन इसको करना है मीटर में, फिर से छोटे यूनिट को बड़ा करना है, तो फिर से आप इसको क्या करो, उन दोनों के बीच के डिफरेंस से डिवाइड मार दो, तो 1/100 आ जाएगा। बाकी सब चीजें तो वही हैं। तो क्या पता चला आपको, 1020 1020, यानी कि 1 पॉइस जो होता है वो 1/10 केजी पर मीटर सेकंड होता है, या फिर आप इसको लिख दो 10⁻⁻1 केजी पर मीटर सेकंड। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि सर 1 पॉइस अगर लिखा जाए तो हम उसको 10⁻⁻1 केजी पर मीटर सेकंड लिखे, या फिर हम इसको 10⁻⁻1 पास्कल सेकंड लिख दें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जैसे लिखना है वो वैसे लिख सकता है। ठीक है, तो 1 पॉइस को अगर हम लोग एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको कितना मिलता है, इतना केजी पर सेकंड। अब ध्यान से देखो, बड़ी यूनिट है आपको एसआई, छोटी यूनिट है आपको सीजीएस। छोटे को बड़ा बनाना था, छोटे को बड़ा बनाना था, जितने का डिफरेंस है उतने से डिवाइड किया है। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है। तो आपने 1 पॉइस को कन्वर्ट कर लिया किसमें, एसआई में। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज है, देखिए यहां पर एक टर्म और आता है जिसको कहा जाता है सेंटीपॉइस। तो आपको बता दें 1 सेंटीपॉइस जो होता है वो बराबर होता है किसके, 1/100 पॉइस के। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहता है कि 1 सेंटीपॉइस है तो उसका मतलब है 1/100 पॉइस है। वाटर की 20 डिग्री सेल्सियस पर जो डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू होती है वो होती है 1 सेंटीपॉइस, और ये ऑब्जेक्टिव पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करें थोड़ा और, तो आपको कुछ प्रैक्टिकल डेटा बता रहे हैं ताकि आप कंपैरिजन आसान से कर लें। ठीक है, जैसे पहली चीज, एट 300 केल्विन। ठीक है, हम लोग किस पर बात कर रहे हैं, 300 केल्विन टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं। और याद रखिएगा कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर को अगर हम लिखेंगे 300 केल्विन पर, दैट इज की 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसकी वैल्यू होती है 0.89 सेंटीपॉइस। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.89 सेंटीपॉइस। लेकिन अगर यही 300 केल्विन पर अगर हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ क्या निकाले, मरकरी निकाले, तो वो होती है 1.53 सेंटीपॉइस। ये वैल्यू हम क्यों लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि इनको देख करके आप आसानी से कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि सर डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ मरकरी इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये तो डेटा के आधार पर हमने लिख दिया। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली कोई पूछे कि व्हाई डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ मरकरी इज मोर देन दैट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, तो आप क्या कहोगे, सिंपल, मरकरी हैज अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ कोहेजन।
यानी कि अगर हम मरकरी एंड वाटर में कंपैरिजन करें तो मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स क्या है, बहुत स्ट्रांग है विद कंपैरिजन टू किसके, वाटर की तुलना में। दैट्स वाई को आपको विस्कोसिटी ऑफ मरकरी इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, तो मरकरी की विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, वो हमेशा वाटर से ज्यादा ही होगी, कभी भी उससे कम नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है। अब सुनिए एक चीज और, अगर मान लो कभी क्वेश्चन में पूछे कि कंपेयर द विस्कोसिटी बिटवीन मरकरी एंड वाटर, सिर्फ अगर विस्कोसिटी मेंशन है तो विस्कोसिटी का मतलब होता है कि वो डायनेमिक विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बात कर रहा है। जब तक क्वेश्चन में ये लिख ना दिया जाए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तब तक आपको मानना नहीं है। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी को सिर्फ विस्कोसिटी लिख सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिख सकते हो, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी लिख सकते हो, लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी अगर लिखना है तो सिर्फ आपको काइनेमेटिक वर्ड जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसको सिंपल विस्कोसिटी आप नहीं कह सकते हो। ठीक है, वहां नेसेसिटी है कि काइनेमेटिक में मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर केवल विस्कोसिटी लिखा जाए तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, केवल विस्कोसिटी मींस डायनेमिक विस्कोसिटी। क्लियर है? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात की कि डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की कि इसकी यूनिट्स क्या होंगी, सीजीएस क्या होंगी, एसआई क्या होंगी। फिर हम लोगों ने बात की कि वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप डायनेमिक विस्कोसिटी पता करते हो तो वो 1 सेंटीपोइस के बराबर होता है। और कंपैरिजन करा इसलिए हमने ताकि आप हमेशा कह सकते हो कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ मरकरी इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए अब तक हम लोगों ने डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में बात कर ली, अब हम लोग चलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की तरफ। तो हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको हम लोग न्यू से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है? ये क्या होता है तो इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज द रेशियो बिटवीन डायनेमिक viscosity of fluid to the density of that fluid। ठीक है, जिस फ्लूइड की डायनेमिक विस्कोसिटी आपने ली है उसी फ्लूइड के डेंसिटी से अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे या इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो जो टर्म आपको मिलेगा वो टर्म क्या कहलाएगा? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय न्यू विच इज इक्वल टू म्यू बाय रो। ठीक है, क्लियर है? ये मेरा काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। तो देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी मैथमेटिकली तो आपको पता चल गया। अगर कभी कोई पूछे कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये बताता है कि कितना फास्ट मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल रेसिस्टेंस तो डायनेमिक विस्कोसिटी ही देता है, बट काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये बता रहा है कि हाउ फास्ट द मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब यहीं से हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग जानते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या है। ये है आपको केजी पर मीटर सेकेंड एंड डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड मार दे तो एसआई यूनिट पता चलेगा। तो एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज, ध्यान से देखिए हम इसको लिख सकते हैं केजी पर मीटर सेकेंड इनटू केजी, और मीटर क्यूब कहाँ चला गया? ऊपर। केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, मीटर से 1 मीटर हट गया, क्या बचेगा? आपको आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहीं से एक चीज याद रखो, ये इसका एसआई यूनिट है और यही इसका एमकेएस यूनिट भी है, क्योंकि
MKS और SI यूनिट दोनों सेम होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए, वो अलग नहीं होती है। ठीक है, वो अलग नहीं होती है। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब हम लोग इसका अगर CGS यूनिट लिखें तो क्या होगा, CGS यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अगर CGS यूनिट निकालते हैं तो इसकी CGS यूनिट होती है आपको बेसिकली, वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, और यही जो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, इसी को क्या कहा जाता है, स्टोक्स। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि CGS यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी बताइए, तो आप जवाब देंगे स्टोक्स इज द CGS यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्लियर है? ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहां पर एक और आता है 1 सेंटी स्टोक। अगर कभी आपसे कहा जाए कि सेंटी स्टोक है, तो इसका मतलब होता है 1/100 स्टोक। ठीक है, तो सेंटी स्टोक्स का मतलब होता है 1/100 स्टोक्स। और ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको बता दिया जाए कि 20 डिग्री सेल्सियस पर एट 20 डिग्री सेल्सियस काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर जो होती है वो होती है 15 सेंटी स्टोक्स। ठीक है, और अगर हम लोग बात कर लें किसकी, वाटर की, तो वाटर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है 1 सेंटी स्टोक्स। ठीक है, तो यहीं से अगर आप कंपेयर कर लेते हो तो आपको क्या पता चलता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 15 टाइम्स ऑफ इज 15 टाइम्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, या काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज मोर देन दैट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर सीधे लिख देना काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर आपको एयर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी हमने लिख दी, 20 डिग्री सेल्सियस पर आपको मैंने वाटर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी लिख दी, ताकि आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन ना हो कि किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी को कंपेयर करना है, देन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज मोर देन दैट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है? लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में ये बात मेंशन नहीं की है, सिर्फ लिखा है विस्कोसिटी, देन द करेक्ट आंसर इज डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एयर। क्योंकि देखिए, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मैंने बताया आपको कि देयर इज 2 मेन रीजंस ऑफ विस्कोसिटी इन द फ्लूइड। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज एंड सेकंड वन इज कोहेसिव फोर्स। अब आप देखो, बिकॉज गैसेस हैव नो कोहेजन, गैसेस के बीच में देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल, या अट्रैक्शन फोर्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन गैसेस, तो गैस के पास कोहेजन तो होगा ही नहीं। तो गैस के पास जो विस्कोसिटी आएगी, उस विस्कोसिटी का केवल एक मेन रीजन होगा, वो होगा मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज, या ये कहिए कोलिजन, या रैंडमनेस, या डिसऑर्डरनेस। लेकिन लिक्विड्स के पास दोनों है, मोमेंटम एक्सचेंज भी होगा और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स यानी कोहेसिव फोर्स भी होगा। लेकिन लिक्विड में मेजर पोर्शन किसका है? कोहेजन का। तो लिक्विड के पास कोहेजन और मोमेंटम एक्सचेंज दोनों मिल रहा है, गैस के पास केवल कोहेजन और मोमेंटम एक्सचेंज, गैस के पास केवल मोमेंटम एक्सचेंज है या कोलिजन है, कोहेजन नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, गैस की डायनेमिक विस्कोसिटी इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, लेकिन काइनेमेटिक में ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? तो फिलहाल अभी के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फर्दर नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।